राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के छठे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोगों की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग ने मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों के बीच सहयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, mRNA टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D बायोप्रिंटिंग में हो रहे प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाला है और इनमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। हमारे देश में अंग प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों की सूची बढ़ती ही जा रही है। इस कमी को दूर करने में कृत्रिम अंगों का विकास और लोगों द्वारा अंगदान करना महत्वपूर्ण है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए इस अस्पताल परिवार में ही नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापित की गई है। ये संगठन अंगदान और प्रतिरोपण के बारे में जानकारी देने के साथ साथ अंग और उत्तक दान में लोगों को जागरूक भी बनाते हैं, लेकिन अंगदान के प्रति आम लोगों में एक तरीके से झिझक होती है। इस झिझक को दूर करने में डॉक्टर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को अंगदान के महत्व को बताकर उन्हें इन पुनीत कार्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, स्वास्थ्य को सबसे बड़ा सुख माना गया है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। हमारी परंपरा में समस्त विश्व के आरोग्य और कल्याण की कामना की गई है। सदियों से हम प्रार्थना करते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी रहे और सभी रोग मुक्त रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर दिल्ली में किसान घाट पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के सम्मान में 2001 में किसान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। चौधरी चरण सिंह ने किसानों और ग्रामीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती पर, किसान दिवस पर भारतवर्ष के सभी किसानों को मेरा प्रणाम। दो 2001 में सही निर्णय लिया गया और किसान दिवस की शुरुआत की गई और एक ऐसे महापुरुष के नाम पर जिसने अपना जीवन किसान और ग्रामीण विकास के साथ राष्ट्र विकास को समर्पित किया। उनका सोच, उनका दर्शन हम सब के लिए अनुकरणीय है, हमें रास्ता दिखाने वाला है। आज अखबारों में सरकार की तरफ से विज्ञापन छपा है और सही मायने में किसान को अन्नदाता कहा गया है और भारत विधाता कहा गया है। ये बात बिल्कुल खरी है, ये सही है। अगली साल किसान दिवस के 25 वर्ष पूरे होंगे। हम सबको संकल्प लेकर पूरे वर्ष भर कार्यक्रम करने हैं। ताकि किसान हित को सर्वोपरि रख सकें। और मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि आज देश में
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 180 से ज्यादा संस्थाओं में बड़ी भारी सक्रियता होगी, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर गोष्ठियां होंगी, जरूर किसानों को आमंत्रित किया होगा, उसकी जानकारी मैं स्वयं भी लूंगा और मैं मानकर चलता हूं किसान ट्रस्ट भी उन जानकारियों को प्राप्त कर पब्लिक डोमेन में रखेगा। पूरे देश में 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं। एक विज्ञान केंद्र 5000 से ज्यादा किसानों को लाभ देता है। आज मैं मानकर चलता हूं कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों का जमावड़ा होगा, उनको जरूर आमंत्रित किया होगा, उनको जागरूक किया होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगले वर्ष किसान दिवस के आयोजन के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे और हर किसी को वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का प्रण लेना चाहिए ताकि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जा सके। क्योंकि आज हम ऐसे समय दुनिया में रह रहे हैं जहां भारतवर्ष के लिए, जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, 5000 साल से ज्यादा की सांस्कृतिक विरासत है। विकसित भारत अब हमारा सपना नहीं है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य प्राप्ति में कृष्ण और अर्जुन की भूमिका यदि अगर कोई अदा करेगा तो चौधरी चरण सिंह जी का सोच, गांव के किसान का पसीना। और ये मौका है संकल्प लेने का कि हम समर्पण की भावना से किसान कल्याण के लिए किसी प्रकार की कोई कमी बाकी नहीं रखें। मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार से और किसान ट्रस्ट से कि जब 25वें किसान दिवस की योजना हो, उसको मनाया जाए अगले साल, वो पूरे राष्ट्र में ग्रामवासियों के लिए, किसान वासियों के लिए एक उत्सव से कम न हो। आवश्यकता है किसान को चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन को याद दिलाना। किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी तब होगा जब कृषि उत्पादन में, जब इसका मार्केट में जाएगा, किसान की भागीदारी होगी। जब कृषि उत्पाद से जो चीजें निर्मित होती हैं वो किसान के खेत पर हों या किसान के सहयोग से हों। और मैं देशवासियों को, किसानों को खास तौर से और कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी की 125वीं जन्म जयंती आने वाली है। हमें अभी से योजना करनी चाहिए। उस महापुरुष का सोच दुनिया के अनेक लोगों ने अपनी पुस्तकों में वर्णित किया है और उसकी जानकारी होनी चाहिए। किसान ट्रस्ट से मेरा अनुरोध रहेगा, सरकार से बातचीत कर, समन्वय बैठाकर, कृषि अनुसंधान परिषद से बातचीत कर, आने वाले जो समय है उसमें कृषि पर चर्चा हो, चौधरी साहब के विचारों का प्रसार हो। और यह संकल्प इसलिए भी आवश्यक है कि आज के दिन समाज में भूमिका किसान की किसान तक सीमित नहीं है। आज का कृषक पुत्र सरकारी नौकरी में है, आज का कृषक पुत्र उद्योग में है। उनका भी उत्तरदायित्व है कि समाज को वापस देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का राष्ट्र के प्रति समर्पण और सेवा भाव हर किसी को प्रेरित करता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को आज संसद के संविधान सदन में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पिछले 1.5 वर्ष में देश के लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 71,000 से अधिक नवयुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, यह रोजगार पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज देश के हजारों युवाओं के लिए, आप सबके लिए जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। आपका वर्षों का सपना पूरा हुआ है, वर्षों की मेहनत सफल हुई है। 2024 का ये जाता हुआ साल आपको, आपके परिवारजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। मैं आप सभी नौजवानों को और आपके परिवारों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, भारत के युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं और इन योजना के केंद्र में युवा ही रहा है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। आप पिछले 1 दशक की पॉलिसीज को देखिए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदली। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है।
वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में युवाओं के लिए नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। आज रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग तक, स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर तक, टूरिज्म से लेकर वेलनेस तक, हर सेक्टर में अब देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। साथियों, हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभा को निखारने की जरूरत होती है। ये जिम्मेदारी देश की शिक्षा व्यवस्था पर होती है। इसलिए नए भारत के निर्माण के लिए देश दशकों से एक आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की जरूरत महसूस कर रहा था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश अब उस दिशा में आगे बढ़ चुका है। पहले पाबंदियों के कारण जो शिक्षा व्यवस्था छात्रों पर बोझ बन जाती थी, वो अब उन्हें नए विकल्प दे रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स और आधुनिक पीएम श्री स्कूलों के जरिए बचपन से ही इनोवेटिव माइंडसेट को गढ़ा जा रहा है। पहले ग्रामीण युवाओं के लिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के युवाओं के लिए भाषा एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती थी। हमने मातृभाषा में पढ़ाई और एग्जाम की पॉलिसी बनाई। आज हमारी सरकार युवाओं को 13 भाषाओं में भर्ती परीक्षाएं देने का विकल्प दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संतान किसी भी विपत्ति में हो, भारत उसे बचा कर लाता है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति में मानवीय पक्षों पर हमेशा जोर रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी के दौरान 150 से ज्यादा देशों की मदद की। दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। भारत की संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है। साथियों, भारत अपनी विदेश नीति में भी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया
कोरोना जैसी इतनी बड़ी पैंडेमिक आई, दुनिया के कई देश जो ह्यूमन राइट्स और मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इन बातों को डिप्लोमेटिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो गरीब और छोटे देशों की मदद से पीछे हट गए। उस समय उन्होंने केवल अपने हितों की चिंता की, लेकिन भारत ने परमार्थ भाव से अपने सामर्थ्य से भी आगे जाकर कितने ही देशों की मदद की। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवाइयां पहुंचाई, कई देशों को वैक्सीन भेजी। इसका पूरी दुनिया पर एक बहुत सकारात्मक असर भी पड़ा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।